गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ यार, आज मैं लेट हो गया। मेन टाइम पे मैं क्लास शुरू करने जा रहा था, पता नहीं वो ग्रोसरी ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, वो आ गए यार। उनके चक्कर में लेट हो गया मैं। लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था बच्चों को कंप्लीट कर लिया है? कुछ कुछ डाउट्स हैं। हाँ, सानिध्य ने बोला था कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं उसमें जो अभी तुम लोग को पता नहीं है। बताओ क्या क्या डाउट है। देखो, जो टर्म्स अभी आपको अगर नहीं भी पता है ना, तो उनको आप छोड़ सकते हो ना। जब धीमे धीमे आगे आप पढ़ोगे तो समझ आता जाएगा वो टर्म्स के बारे में। इलुस्ट्रेशन 6:10। इलुस्ट्रेशन 6 क्या है? अब देखो, जो इलुस्ट्रेशन जैसे 6 है, इलुस्ट्रेशन 3 भी है। 3 देखो। इलुस्ट्रेशन 3 देख लो पहले। इलुस्ट्रेशन 3 में देखो क्या है। जैसे लिखा हुआ है dx/dt ना, कुछ नहीं मत बोला गया तो हम ये मानते हैं कि x मतलब लेंथ और t मतलब टाइम ना। तो ऊपर लेंथ में चेंज है, नीचे टाइम में चेंज है ना। dx मतलब चेंज होता है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा? लेंथ है, नीचे टाइम है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा LT-1। साक्षी समझ रही है? अब अगले वाले में देखो बोला गया है m × d2x/dt2। तो ऊपर देखो x है, नीचे टाइम है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको आप ऐसे देखोगे m × d/dt ऑफ dx/dt। डबल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है कि d2x/dt2 का मतलब हुआ dx/dt का फिर से डिफरेंशिएशन। तो अब देखो dx तो क्या है, x में चेंज है। अब x या x में चेंज, दोनों का डायमेंशन तो सेम ही होगा ना। चेंज मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो इसका डायमेंशन होगा, जो इसका डायमेंशन होगा, वो सेम होंगे ना, और वही रिजल्ट का डायमेंशन होगा, मतलब वही dx का डायमेंशन होगा। और नीचे dt है तो इसका डायमेंशन लिखो, और इसके बाद क्या होगा? ये dx/dt क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है ना। लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो ये एक तरह से क्या आपका आ जाएगा? m × d/dt ऑफ v। अब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है ना। ये सब काइनेमेटिक्स में भी पढ़ाया जाएगा ना। तो ये m × a लिखा है, एक्चुअल में फोर्स लिखा है। श्रेष्ठ, ये x को यार इसमें इनको बताना चाहिए था, नहीं बताया है। तो हम लोग देखो हमेशा काइनेमेटिक्स में x लेंथ के लिए यूज करते हैं, तो उसी सेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये बताना रह गया, एक तरह से समझ बोल सकते हो। ठीक है बच्चों। तो ये जो देखो dx/dt जो होता है, वो एक तरह से स्पीड वेलोसिटी हो जाएगा, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ये m × a लिखा है। अब m का डायमेंशन
ये हो जाएगा, और एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है ना। नहीं, ये सब देखो समझ नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी अगला चैप्टर पढ़ने के बाद ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू, तो ये पूरा हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। समझ आया बच्चों सेकंड वाला? फिर देखो ये अगला है ए डी टी। ए मतलब एक्सेलरेशन और डी टी मतलब टाइम है। अब इसको एक्सेलरेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो ए इंटू टी बन जाएगा ना। ए मतलब एक्सेलरेशन है, उसका डायमेंशन लिख दोगे तो ये एल टी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इलस्ट्रेशन 3 क्लियर है ना? अगर समझ आया है तो ठीक है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं ना, ये सब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाए। इलस्ट्रेशन 6 करता हूँ अब। इलस्ट्रेशन 6 में देखो, अब आपको ऐसे म्यू सिंबल आया है। म्यू सिंबल अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। आप लोग हो सकता है 10th वगैरह में फ्रीक्वेंसी अगर पढ़ा होगा तो एफ यूज करते होगे। फ्रीक्वेंसी का आपको सिंबल दिया है म्यू, तो म्यू इक्वल टू लिखा है 1/2L T/m। जहां पे बोल दिया गया कि टी जो है वो टेंशन है ना। टेंशन जो होता है वो फोर्स होता है ना? जैसे आप स्ट्रिंग में एक मास को ऐसे हैंग करते हो तो उसका वेट नीचे एक्ट करता है और टेंशन ऊपर एक्ट करता है ना। तो टेंशन क्या है? फोर्स है। ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस करता है ना। ये वाला भी mg भी क्या है? वेट भी नीचे को फोर्स है और टी ऊपर को फोर्स है। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जो टाइम पीरियड होता है उसका रेसिप्रोकल होता है 1/t, जहां पे t क्या है? टाइम पीरियड। ये दोनों कैपिटल टी अलग अलग है ना, सेम नहीं है। समझाने के लिए दोनों, यहाँ दोनों टी यूज करते हैं बट दोनों टी अलग अलग है ना। तो अब देखो इस हिसाब से चेक करो। लेफ्ट हैंड साइड का अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी मतलब 1/t। 1/t मतलब कितना हो जाएगा? टी के पावर -1 हो जाएगा। है कि नहीं बच्चों? अब राइट हैंड साइड का देखो। राइट हैंड में देखो क्या क्या लिखा है, 1/2L √T/m। तो देखो, टू तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा। एल का होगा, एल क्या होगा? 1 में लेंथ, फिर अंडर रूट में टी है ना। अंडर रूट का मतलब पावर में 1/2। टी मतलब फोर्स, फोर्स का क्या होता है? एम इंटू ए, मतलब MLT-2। एम इंटू ए का डायमेंशन लिखा है इसका, और ये पावर में हाफ। अपॉन में नीचे मास है तो इसका भी एम पावर में हाफ। तो एम तो ऊपर नीचे से कट जाएगा। अब ये एल को ऊपर कर दो। एल को ऊपर करोगे तो एल के पावर में हाफ है ऊपर, और ये -1 होगा, इंटू टी के पावर में 2 है, इंटू 1/2 होगा। तो ये आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे थी, एक चीज यहाँ गड़बड़ हुई है। जो स्मॉल एम लिखा हुआ था ना वो मास पर यूनिट लेंथ है। जो ये एम लिखा हुआ है, ये एम, ये मास पर यूनिट लेंथ है, केवल मास नहीं है। मास पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई स्ट्रिंग है, उसकी एल लेंथ का मास कुछ मान लो कैपिटल एम है, तो मास पर यूनिट लेंथ होगा m/l। एल लेंथ का मास m है तो यूनिट लेंथ का कितना होगा? m/l। तो ये दिया है स्मॉल m, तो इसलिए नीचे हम लोग
एल के पावर -1 भी, सॉरी, हाँ, नहीं यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ऊपर एम होगा और नीचे एल होगा ना, तो यहाँ एल के पावर -1 आ जाएगा, और अंडर रूट में इसलिए पावर में हाफ, तो एल वाला टर्म पूरा कट जाएगा ना फिर। समझ आ रहा है बच्चों, फिर ये एल वाला टर्म सब सॉल्व करोगे तो कट जाएगा, तो ये टी के पावर -1/2 बचेगा, तो ये वही आ जाएगा जो एलएचएस था, वही आरएचएस आ गया। इलुस्ट्रेशन 6 समझ आया बच्चों? हाँ कर लो, नोट कर लो। एल को आर एन पूरा सॉल्व करोगे तो कट जाएगा ना, देखो यहाँ नीचे एल के पावर -1 है ना, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पावर ये 1 है और यहाँ पावर में -1/2 है, तो पावर में 1/2 बचेगा, फिर ये 1/2 और यहाँ पे ऊपर 1/2 पावर है, तो ये कट जाएगा। करके देखो आ रहे हैं ना, कट जाएगा ये।
फिर इसके बाद इलस्ट्रेशन 10 है। तो 10 के लिए अभी मैं एक क्वेश्चन कराने वाला था आज, वो प्रॉब्लम करने के बाद ये आप करोगे तो हो जाएगा ना, तो हम लोग उसके बाद एक बार ट्राई कर लेंगे। थोड़ा सा मेरे को पढ़ाना था आज, तो उसके बाद कर लेना ये। बाकी हो गया, और डाउट बताओ और क्या है इसमें। इंटेक्स 1 का 1, इंटेक्स 1 का पहले 1 देखो। ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज द डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। अब देखो इसमें, इस क्वेश्चन में आपको ऐसे ऐसे टर्म बोल दिए गए जो हो सकता है अभी आपने ना सुना हो, या 10th में शायद थोड़ा बहुत सुना हो। एनर्जी, फोर्स, वोल्टेज। अब वोल्टेज आपको पता है कि नहीं अभी नहीं पता मुझे। वोल्टेज का के बारे में आपको ज्यादा कुछ आइडिया होगा नहीं। हाँ, तो इसलिए दिक्कत आ जाएगी फिर ना। मोमेंटम पर यूनिट मास, तो देखो अगर आपको नहीं पता है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है ना, ये सब तो 2 साल में पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना। तो नहीं पता है तो पता करके अभी लिख लो, और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो हमें अब ये बताना है कि किसका डायमेंशन डिफरेंट है। जैसे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ना पहले वाले पार्ट में क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर एनर्जी लिखना है, नीचे वॉल्यूम लिखना है ना। सबका डायमेंशन लिख दो। जो जिनके बारे में नहीं पता उनका थोड़ा गूगल वगैरह करके या बुक बुक से देख के लिख दो, क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं है तो कैसे करोगे। और फिर मिला लो एक बार। तो एनर्जी का देखो क्या हो जाएगा, फोर्स। एनर्जी को आप लिख सकते हो ना, वर्क। एनर्जी मतलब वर्क, वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में वॉल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब। तो ऊपर देख लो एल स्क्वायर है, नीचे एल क्यूब है, तो ये क्या आ जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। सबका बस डायमेंशन फॉर्मूला लिख देते हैं, उससे हो जाएगा क्लियर। बी है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया का क्या हो जाएगा, फोर्स मतलब एम एल टी माइनस 2, एम इंटू ए ना। एम का पता है, ए का पता है, अपॉन में एरिया मतलब एल के पावर 2 ना, लेंथ इंटू लेंथ। अब देख लो पहले दूसरे ऑप्शन के डायमेंशन सेम आ चुके हैं। Sorry। फिर सी में है वोल्टेज एंड चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज। आप पढ़ोगे कि वोल्टेज के लिए आगे आप वी सिंबल यूज करते हो, चार्ज के लिए क्यू यूज करते हो, पर यूनिट वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम है। और वोल्टेज की वैल्यू आप आगे पढ़ोगे डब्ल्यू बाई क्यू होती है, इंटू क्यू अपॉन में वॉल्यूम। तो क्यू क्यू कट जाएगा, ये आ जाएगा डब्ल्यू अपॉन में वॉल्यूम। तो अब देख लो डब्ल्यू अपॉन में वॉल्यूम, डब्ल्यू मतलब वही एनर्जी, अपॉन में वी, तो ये वही ए ऑप्शन आ गया है ना। इसका भी डायमेंशन वही आ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों। ये सब पढ़ा नहीं है ना, इसलिए आपको दिक्कत आएगी, कोई वो दिक्कत नहीं है, वो आप जब पढ़ लोगे आगे तो हो जाएगा। बस आप ये समझ लो कि ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आप। जो फॉर्मूला बता रहा हूँ देख लो कि ऐसा होता है। अगला है मोमेंटम पर यूनिट मास। मोमेंटम मतलब क्या होता है, पढ़ा है बच्चों आपने। मोमेंटम मतलब एम इंटू वी, अपॉन में मास मतलब बाय एम। तो एम से एम कट जाएगा, केवल वी बचेगा। वी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी। तो ये देख लो ये अलग आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये अलग है। जो अलग है वही हमारा आंसर है ना, यही पूछा गया है।
इंटेक्स 1 सबको क्लियर हुआ? फिर इंटेक्स 3 वही सेम क्वेश्चन है जो इलस्ट्रेशन 10 वाला है, जो मुझे अभी थोड़ा सा पढ़ाना था ना। ये एक दो क्वेश्चन इसके पहले करा दूं, उसके बाद फिर तुम लोग ये खुद ही कर लोगे। तो इंटेक्स 1 का 3 वाला अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आप कर लेना ना। इंटेक्स 1 का 3, इलस्ट्रेशन 10, ये सब सेम टाइप के क्वेश्चन है, अभी कर लेंगे। अगला बताओ कौन सा है? इंटेक्स 1 का 9। फोर्थ। फोर्थ में देखो जो वॉट आया है, वॉट पावर का यूनिट होता है, डब्लू लिखा है। फोर्थ में एक जगह डब्लू आया है ना। डब्लू हमारा जो होता है वॉट मीटर, ऐसा कुछ आया, वॉट मीटर -1, केल्विन -1। तो ये जो वॉट होता है, वॉट क्या है? पावर के लिए यूज होता है ना। पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। डब्लू क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम है ना, E/T है। जो जितना हो सके कर लो, जो नहीं कर हो पाएगा वो पूछ लेना। बाकी ज्यादा लोड नहीं लेना ना कि ये आता ही नहीं है कैसे करें। फिर 9th और 10th 5 भी है। 5 देख लो बच्चों पहले। 5 में देखो क्या है? राइट द डायमेंशन ऑफ A into B in the relation where E is the energy and X is the displacement। तो ये एनर्जी इक्वल टू ऐसे दिया है आपको, B-x² अपॉन में A into T। यहाँ पे बोल दिया गया x मतलब डिस्प्लेसमेंट है, T मतलब टाइम है। तो हमें A into B का डायमेंशन बताना है। अब आपको देखो ये पता है कि ये इस पूरे पार्ट का डायमेंशन क्या आना चाहिए? पूरे राइट हैंड साइड का पार्ट का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए? इधर क्या लिखा है? एनर्जी ना। तो जो इधर लिखा है वही इधर लिखा होगा, दोनों के डायमेंशन सेम होंगे तभी ना इक्वल लिख सकते हैं। तो ये ई के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ डायमेंशन ऑफ B-x² अपॉन में डायमेंशन ऑफ A इंटू टी बराबर होना चाहिए डायमेंशन ऑफ ई के। ना अभी सॉल्विंग के लिए ऐसे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, बाद में इनकी वैल्यू डालें। अब देखो B और -x²। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? B-x², दो चीजों को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो सब्ट्रैक्ट करने वाली चीजों का जो डायमेंशन होगा वो सेम होना चाहिए, अलग होना चाहिए? बी और एक्स में सेम होना चाहिए। और उस आंसर जो ये पूरे टर्म का आंसर आएगा वो भी कितना होना चाहिए? वो भी सेम आएगा ना। अगर लेंथ से लेंथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर भी लेंथ ही आएगा ना। तो यहाँ देख लो, ये हमें पता है x² है, ये लेंथ का स्क्वायर है, मतलब ये भी लेंथ का स्क्वायर होना चाहिए। और ये पूरा आंसर लेंथ का स्क्वायर होना चाहिए। तो हमें देखो इसका डायमेंशन पता चल गया बी का। ना बी का डायमेंशन जो होगा वो लेंथ का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ लेंथ का स्क्वायर है। नीचे ये एनर्जी को इधर नीचे ले आओ, और नीचे A इंटू टी का टी रहने दो, और A को दूसरे साइड कर दो। मतलब A का डायमेंशन निकालना है तो आपको क्या करना है? ये B का डायमेंशन निकाला अभी मैंने। अंकित कहाँ पे डाउट हो गया? अरे अरे, कितना एडवांस मैथमेटिक्स लगा दी मैंने, सबके उड़ गए फ्यूज।
अभी केवल इतना देखो, b माइनस एक्स स्क्वायर को देखो, b माइनस एक्स स्क्वायर को देखो केवल, ये जो पूरा टर्म है, अगर b में से हम एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले दोनों के डायमेंशन सेम होंगे या अलग अलग होंगे? समर्थन तुम समर्थन करते हो कि नहीं इस बात का कि b और एक्स स्क्वायर के डायमेंशन सेम होने चाहिए? वेरी गुड। समर्थन नहीं करते तो तुम्हें अभी रसना पीने के लिए भेजना पड़ता। तो हमें पता चल गया कि इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, और x क्या है? x इज लेंथ, तो इसका स्क्वायर l का स्क्वायर हो गया ना। हेलो बच्चों, जग रहे हो सभी लोग? सुबह हो गई है बच्चों, गुड मॉर्निंग। थोड़ा कुछ कुछ बताते रहो हो रहा है। एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? एल स्क्वायर होगा ना। तो बी में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो इस टर्म का डायमेंशन होगा, इस टर्म का डायमेंशन वही इसका भी होगा ना। और इसका डायमेंशन है एल स्क्वायर, तो इसका भी कितना होगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। और यही पूरे पूरे टर्म का भी हो जाएगा ना। जब दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर भी तो वही डायमेंशन का आएगा ना। मास में से मास सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर भी मास ही आएगा। तो इसका मतलब पूरे ऊपर वाले टर्म का आंसर कितना आएगा? एल स्क्वायर। तो मैंने ऊपर लिख दिया एल स्क्वायर, नीचे ए इंटू टी था तो ए को इधर कर दिया, टी को यहीं रहने दिया और ई को नीचे कर दिया है, तो ये आ गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अबे श्रेष्ठ क्या बोल रहे हो? 1 - 1 जीरो हुआ तो जीरो हुआ तो जीरो हुआ, और क्या करोगे? डायमेंशन तो वही रहेगा ना। डायमेंशन के लिए मास में से मास सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो भी आ जाए तो भी डायमेंशन वाइज तो यही बोलोगे ना, 0 kg। 0 मीटर थोड़ी बोलोगे। अब बस रेस्ट कैसी बातें कर रहे हो तुम? मास में से मास सब्ट्रैक्ट करके मास ही बोलेंगे ना। ये थोड़ी बोलेंगे कि अब टाइम बोलेंगे जीरो हो गया तो। अब देखो, ए का डायमेंशन निकालना है। माफ कर दिया श्रेष्ठ। अब देखो इधर, तो अब इन सब के डायमेंशन लिख दो। ऊपर एल स्क्वायर हो गया, नीचे एनर्जी है। एनर्जी मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का एल, फिर टी मतलब टाइम, टाइम का टी। तो ए का डायमेंशन यहाँ से आ जाएगा। कर लो अब इसको सॉल्व, एल तो कट जाएगा, टी का करो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एम के पावर -1, और टी के पावर -1 बचेगा तो टी ऊपर आ जाएगा बस। तो ये ए का डायमेंशन आ गया। ए का डायमेंशन आ गया, बी का डायमेंशन आ गया, तो आप क्या कर लोगे अब? दोनों को मल्टीप्लाई करके डायमेंशन बताना है, ए इंटू बी। ठीक है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इलुस्ट्रेशन 5 के बाद बताओ अगला।
8 9 10th। तो चलो अब 8 9 10th करते हैं। 8 में देखो क्या है, ऋतुजा कदम, जो भी मैसेज करना है चैट टू एवरीवन में डालो ना, ऐसे मैं रिप्लाई करूंगा तो सब सोचेंगे सर को क्या हो गया है, चाय पी रहे हैं और कुछ भी बातें कर रहे हैं। तो जो भी डाउट पूछना है चैट टू एवरीवन में डालो। देखो ऋतुजा नीचे है एम, एनर्जी का यूनिट डाला है, ये बात समझ आइए, एनर्जी मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऋतुजा बेटा बताओ, एनर्जी है, एनर्जी मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बात क्लियर है या ये समझाऊं? अब देख नीचे m का टर्म आया ना, m की पावर 1 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे अगर m की पावर 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, m की पावर -1 हो जाएगा ना। l वाला टर्म कट गया यहाँ पे, और t बचा था, यहाँ t की पावर -2 है और यहाँ t है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो t के पावर -1 आएगा, ऊपर जाएगा तो वो t के पावर +1 हो जाएगा। ऋतुजा समझ आया? ये एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट है, और ज्यादा दिक्कत लगे तो बादाम खाना शुरू करो। पानी में भिगो भिगो के सुबह के टाइम। सिद्धि का देखो, सिद्धि 100% पूरे लेके आई है, और NTSC और पता नहीं क्या क्या क्लियर कर दे रही है, केवल ये सब बादाम खाने का इफेक्ट है। 2 दिन बादाम नहीं खाएगी तो ये नॉर्मल, तुम 3+5 पूछोगे तो ये अटकने लग जाती है, बादाम खाती है और सब रिजल्ट लेके आ जाती है। ठीक है, अच्छा ऋतुजा तू मत खा, फिर जाने दे, अब क्या कर सकते हैं। तो सिद्धि को देख के भी सबक ही नहीं ले रही है। क्या बात है ईशान, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो भाई। सुनने में आया तुम लोगों ने फोड़ दिया एकदम बोर्ड के रिजल्ट में, तो 100% लेके आ गए सब लोग। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो ऋतुजा। हाँ, सिद्धि को पूरे 100% मिले हैं, तो इस खुशी में सिद्धि जब क्लासेस ऑफलाइन होंगी तो सिद्धि हम लोगों को फिर पार्टी देगी। और सिद्धि इसमें कोई चिंदीगिरी नहीं चलेगी कि पार्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि 100% रेयरली आते हैं लोगों के, तो पार्टी तो देना बनता है भाई। जब भी ऑफलाइन होगा हम लोग याद रखेंगे, और सिद्धि से ध्यान रखते हुए, नहीं कुछ तो वड़ा पाव ही खिला देना, लेकिन पार्टी तो देनी पड़ेगी। वेरी गुड सोहम, वेरी गुड। अभी तो यही पूछना पड़ेगा कि किसी के 90 से कम आए हैं क्या। ये अभी से ये चिंदीगरी करने लग गई सिद्धि, ये सब नहीं चलेगा। अबे ओम यार, वो ऐसे ही है, वो 11th का सीईटी, टाइम पास है, तुम लोग दे देना ना, बस जाना और हनुमान चालीसा पढ़ना और टिक मार देना, तो तुम लोग सेलेक्ट हो जाओगे सीईटी में, और अपने जो NIT या एम्ब्रोसिया वाला है उसमें तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, उसकी तुम लोग टेंशन नहीं लो। हाँ हाँ, MCQ ही होगा, इस टाइम पे कहाँ सब्जेक्टिव एग्जाम लेने का कोई कोई टाइम है और चेक करने का। जय भद्रकाली, वेरी गुड तेजस। और फिर टिक लगा देना, डी ऑप्शन।
हाँ, कुछ भी टिक कर देना, बस इतना देख लेना जो एटलीस्ट आता रहे वो करके फिर कुछ भी कर देना, बाकी तो तुम लोग का हो ही जाएगा। अबे मैंने सही बोला था शांतनु यार, तुम लोग मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो। तुम विश्वास, सर पे विश्वास मत करो। सर का नाम ही विश्वास है, बट विश्वास तुमको बाकी लोगों पे ही करना पड़ेगा। सर की आधी बातें तो मसाला लगा के कॉमेडी के चक्कर में सर बढ़ा देते हैं, बट विश्वास तो तुमको मुझ पे ही करना पड़ेगा। हाँ क्रिस, एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों से एक ही आंसर आएगा, डायमेंशन दोनों का सेम ही आएगा। वैष्णवी दे दो, वो सीटी का एग्जाम नहीं दोगे तो फिर जो नहीं देंगे उनका फिर थोड़ा प्रोसेस लेट हो जाएगा ना, तो एग्जाम तो सब लोग दे ही देना ना, उसमें मत लेट करना। सिग्नल पे रुका था सर ने जो बोला, वो वाली कहानी तो अभी मैंने तुम लोग को सुनाई नहीं है, वो किसी और दिन सुनाऊंगा, सिग्नल वाली कहानी। सिग्नल वाली तो सर की अलग कहानी है, सर लग रहा है पहले ही टेंशन में आ गया कि मैंने सिग्नल वाली कहानी सुना दी, लग रहा है। नहीं, वो कोई और दिन सुनाऊंगा, जब थोड़ा क्लास में लगेगा बोर हो रहे हैं तब उस दिन सुना दूंगा। सर को पहले ही से टेंशन हो गई कि मैंने सिग्नल वाली कहानी सुना दी, वो अभी मत बोलना कि सुनाइए। अभी तो मैंने बस वो साइकिल वाली सुनाई थी। सर के किस्से तो बहुत सारे हैं। पार्टी वाला किस्सा, यार वो पार्टी वाला तो यार क्या ही बोलूं मैं उस पे, सर ने कुछ ऐसा सुना दिया क्या तुम लोग को? पार्टी वार्टी तो चलती रहती है यार। पार्टी वार्टी की बातें यार तो उसमें क्या ही है, पार्टी तो कभी कभी कर लेनी चाहिए। अब पार्टी वाला देखो किस्सा सर सुनाएंगे, लेकिन उसमें आधी बातें सर ऐसे ही बता देंगे। तो इसलिए तुम लोग पार्टी वाले पे ज्यादा मत ध्यान देना। यार मैं खुद से यार कौन अपनी कहानी सुनाता है, मैं वो कोई ऐसी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, सर ने आधी बातें उसमें मसाला लगा दी है। अब हम लोग आगे करेंगे इलुस्ट्रेशन नंबर 8। जब सर पार्टी वाली कहानी सुना देंगे उसके बाद फिर मैं कोई कहानी सुनाऊंगा। वेरी गुड, एक ऋतुजा ही है जो क्लास में सही टाइम पे हम लोग को ध्यान दिलाती है कि अब पढ़ाई करना चाहिए। वेरी गुड ऋतुजा। तो अब हम लोग पढ़ाई करेंगे, कोई कहानी की बात नहीं करेंगे। अब देखो इलस्ट्रेशन, ये इन टेक्स्ट वन का 8th क्वेश्चन क्या है। बाकी 100% केवल एक सिद्धि का ही आया है ना, पार्टी एक सिद्धि से ही लेना है ना हम लोगों को। ठीक है। ध्रुव से सुनाऊंगा सुनाऊंगा, वो तो सुनाना तो है ये, बट अभी नहीं, और किसी दिन सुनाता हूँ। 8th अब देखते हैं हम लोग। 8 में देखो क्या है। अ गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑसिलेट विथ टाइम पीरियड टी। देख रो, अंडर वाटर एक्सप्लोजन करके गैस बबल बना दिया गया है। अंदर देखो, पानी के अंदर गैस बबल बन गया है, और बबल बना ही नहीं, ओसिलेट भी कर रहा है। देख लो यहीं पे ये ओसिलेट कर रहा है बोला जा रहा है। ठीक है भाई, तो करा देते हैं ओसिलेट। तो उसका जो टाइम पीरियड टी आया वो है प्रोपोर्शनल टू
P इज स्टैटिक प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। D इज डेंसिटी, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। और E इज एनर्जी, एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो बस आपको अब क्या करना है, टाइम पीरियड इक्वल टू कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दोगे ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा ना, ये ऐसे आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड का डायमेंशन लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड है ना, टाइम है तो टाइम का डायमेंशन आ जाएगा। और राइट हैंड साइड का क्या हो जाएगा, के का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, पी का होगा। पी क्या होता है, अब आपको यही सब दिक्कतें होंगी अभी कि प्रेशर मतलब क्या होता है। तो अगर किसी को याद है टेंथ में, अगर थोड़ा बहुत, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम होता है। और एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये सारी वैल्यू डाल दो। प्रेशर की जगह क्या लिख दोगे, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब M L T - 2 ना, अपॉन में एरिया करोगे मतलब L²। और ये सबके पावर में ए लिख दो। फिर डेंसिटी, डेंसिटी के लिए क्या लिखोगे, मास ओवर वॉल्यूम। एनर्जी के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आगे करूँ सॉल्व या अभी हो जाएगा। अब इसमें एम वाले सब पावर एक साइड करो, एल वाले एक साइड, टी वाले एक साइड, दोनों साइड का कंपेयर कर लो। एट पूछा किसने था उसका, एक बार देख के उससे हो जाएगा। एक सारंग नहीं बताया 90 के नीचे परसेंट है। सारंग ऐसा क्यों किया तेरे साथ स्कूल वालों ने। नहीं नहीं, वो फ्रीक्वेंसी होता है ओम। 1/T फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे टी लिखा है ना। अगर टी इक्वल टू लिखा है मतलब टाइम पीरियड है ना। अच्छा, तू अपने यहाँ टॉपर है, तो तेरे स्कूल वाले क्या 90 के ऊपर नंबर देने में उनको कोई पैसे वैसे लगते हैं क्या, टॉपर को ही इतना ही दे रहे हैं। अच्छा, लड़कों को कम दिए हैं। ये बहुत इंसाफी होती है यार, ये नाइंसाफी से तो तुम्हें पूरा आगे तक झेलना ही पड़ेगा। कॉलेज में जाओगे, आईआईटी में, वहां पे भी ये नाइंसाफी तो आपको झेलनी पड़ेगी। नहीं नहीं, तुझे नहीं बोल रहे हैं पैसे वैसे, वो स्कूल वालों को बोल रहे हैं कि ज्यादा नंबर देने में पैसे लग रहे थे क्या। सारंग देखो, नाम ही कितना अच्छा लग रहा है, सारंग सोनावने। ऐसे पूरा टाइटल मिला के नाम रखा हुआ है। नाम देख के ही थोड़ा नंबर बढ़ा देना चाहिए था इनको। 89 पहुंचा है तो 90 तो क्रॉस करा ही देना चाहिए था। लड़का टॉपर है, उसके बाद भी बताओ 89 ही दिया गया। बहुत नाइंसाफी है ये। सिद्धि ने तो तुरंत दिल पे ले लेती है। ये सिद्धि, ये तो मैं बड़ाई कर रहा हूँ कि लड़कियों को हमेशा फायदा होता है थोड़ा सा, प्रैक्टिकल वगैरह इन सब चीजों में थोड़ा फायदा रहता है। सेंट फ्रांसिस पे था तू। सेंट फ्रांसिस तो स्टेट बोर्ड ही है ना। मेरे टाइम में अगर स्कूल से नंबर मिलने होते तो पूरे मुझे 100
क्योंकि अब मिलना तो है नहीं, तो बोलने में क्या जाता है। नहीं नहीं, वैसे मैं सच्चाई भी बता रहा हूँ, मुझे 100 ही मिलते हैं। वे सारा फुल फॉर्म में आ गया। हाँ ईशान, वो बात तो थी। मैंने अपने यहाँ 11वीं में एग्जाम ही नहीं दिया था। जेई की तैयारी में लगा रहता था, तो 11वीं का जो एनुअल एग्जाम है वो दिया ही नहीं था मैंने। तो मेरे पिताजी ने सर से बात कर ली थी कि वो लड़के को पास कर दीजिएगा, वो जेई की तैयारी कर रहा है। तो फिर जिस दिन रिजल्ट था, तो उस दिन मैं रिजल्ट लेने चला गया था बाई चांस, ऐसे ही। नॉर्मली स्कूल कम ही जाता था, तो मैं सोचा 11th का रिजल्ट आ रहा है, देखू पास तो कर दिया है ना सबने। वेरी गुड सिद्धि, वेरी गुड। 6 मार्क्स ये एक्स्ट्रा हैंड राइटिंग के, ये क्या है? 106%? अरे बाप रे। बोर्ड के मेरे मत पूछो यार, बोर्ड वाले तो बहुत हालत खराब रहती थी। तो 11वीं का बता रहा हूँ मैं, 11वीं मैंने एग्जाम नहीं दिया था और रिजल्ट लेने चला गया था। तो मुझे बस ये था कि मैंने पेपर दिए नहीं है, एक दो पेपर दिए थे, ज्यादातर छोड़ दिए थे कि बस पास हो जाऊं मैं। अपने टाइम जेई के लिए सब लोग बस यही करते थे, और बाकी बच्चे बोर्ड पे लगे रहते थे, कई जो जेई की नहीं करते थे। तो वहां पे क्या होता था, शुरू के जो टॉपर बच्चे रहते थे उनका क्लास, वो बाहर ग्राउंड रहता, तो वहां नाम अनाउंस करते थे माइक वाइक से। और उसके बाद बाकी बच्चों का अंदर रिजल्ट देते थे। तो हम लोग पहले बाहर खड़े थे, प्रेयर वगैरह हुआ, फिर उसके बाद। नहीं नहीं यार, यहाँ तो वैसे हम लोग का ही सब रहेगा, तो इतना दिक्कत नहीं है। 1 मिनट रुकना बच्चों, 1 मिनट। हेलो बच्चों। तो हम लोग स्टोरी सुना रहे थे 11th वाली ना। तो मैं भाई पूरे माहौल से गया था कि भाई बस पास हो जाऊं। तो वहां पे नाम अनाउंस हो रहा था। तो 11th में उन्होंने टॉपर का नाम मेरा ही अनाउंस कर दिया। मैं तो सकते में आ गया भाई, एग्जाम दिया नहीं मैंने। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे जो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, उन्हें ही पता था मैंने एग्जाम नहीं दिया है, और उन्होंने फुल मेहनत कर करके एग्जाम दिया था। मेरे को हर में ही 98 99 दे करके एकदम टॉप करा दिया गया। और वो बेचारे मेहनत कर करके भी ऐसे ही लाए थे 70% 75%। तो बहुत दुख हुआ मुझे उस दिन की, उनके लिए, मतलब अपने लिए तो खुशी हुआ कि बच्चों ने इतनी मेहनत की थी, फिर भी मुझे टॉप करा दिया गया। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ऑनलाइन ऐसे ही मार्क्स मिलते तो मुझे भी 100 मिल जाते। हाँ थोड़ा पहचान तो थी, बाकी थोड़ा मेरा भी तो था यार। ये बात तो सही है ईशान, कॉलेज में तो ऐसे ही लगता था भाई।
तो थोड़ा कॉलेज में वट रहे तो अपना काम तो हो ही जाता है यार। ये बात तो है, इस साल अगर मैं भी होता तो मैं भी टॉप कर जाता पूरे 100% के साथ। तो अब चलो हम लोग अब आगे करते हैं, नहीं अभी ऋतुजा फिर नाराज हो जाएगी। ऋतुजा ही हर बार हम लोग को याद दिलाती है। ऋतुजा तू थोड़ा जल्दी बोल दिया कर, हम लोग भूल जाते हैं और फिर बातें में लग जाते हैं। तो अब अपन कहाँ तक हो गया था? 8th कंप्लीट हो गया था ना हम लोगों का? 9th करना था। तो 9th में क्या है? 9th देखो क्या है, इफ द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। देखो एक ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क होता है, जैसे अपन खाना खाने के लिए एक फॉर्क यूज करते हैं, उसमें कई सारे रहते हैं ना। ट्यूनिंग फॉर्क में बस ऐसा रहेगा, क्योंकि इससे साउंड प्रोड्यूस करना है ना। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है डिपेंड्स ऑन द ये पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। पीरियड ऑफ वाइब्रेशन मतलब टाइम पीरियड। इसको जब आप ऑसिलेट कराते हो तो ये भी वाइब्रेट करने लगता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो इसकी पीरियड ऑफ वाइब्रेशन मतलब टाइम पीरियड। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी पर। यंग्स मॉडुलस पर। अब ये क्या क्या चीजें बोल दी गई हैं, सब तुम्हारे सुना ही नहीं होगा तुम लोगों ने। एंड लेंथ ऑफ इट्स प्रोंग्स ना, ये प्रोंग्स की ये जो लेंथ होती है, तो आप मान लो पावर ए है, ये पावर बी है, ये पावर सी है। ये तो बाउंस होना ही चाहिए था। अगर ये बाउंस हुआ मतलब अंकित अच्छी बात है, तू नॉर्मल स्टेज में है अभी, तू भगवान नहीं बना है अभी। वेरी गुड। नेसेसरी फॉर्मूला फॉर इन, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? तो हमें अब ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताना है। तो देखो यंग्स मॉडुलस के लिए अभी आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो बस मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। टाइम पीरियड का आपको डायमेंशन पता है, डेंसिटी का डायमेंशन पता है, लेंथ का डायमेंशन पता है। इसमें करने में कुछ नहीं है, बस आपको इसका अगर डायमेंशन पता चल जाए तो हो जाएगा। तो देखो इसके लिए आप देखो वाई का डायमेंशन आप ऐसे करके निकाल लेना ना। बाकी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके एक चैप्टर आएगा, वहां सिखाऊंगा। तो अभी आप ये मान लो कि y का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स इंटू लेंथ अपॉन में एरिया इंटू एक्स। एक्स मतलब वो लेंथ ही है ये भी ना। तो इसकी वैल्यू डालो यहाँ पर y की जगह, इसमें पहले डाल के y का डायमेंशन निकालो। अच्छा दिया है क्या? अरे वाह, नीचे तो लिख भी दिया है, अब तो अपना काम ही हो गया। y का डायमेंशन मतलब प्रेशर का डायमेंशन। वेरी गुड। ये देखो ये एक्स और लेंथ, लेंथ ऊपर नीचे तो कट गया ना, फोर्स अपॉन एरिया बचा, मतलब वही प्रेशर का डायमेंशन है। तो प्रेशर का डायमेंशन है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। फिर 9th बताऊं क्या? 9th बच्चों, बस आपको जैसे अभी पिछला वाला किया था वैसे ही कर लेना है। सबके डायमेंशंस लिखो, दोनों साइड कंपेयर कर लो। 10th कर लेते। 10th में देखो क्या है, P इक्वल टू अल्फा बाय बीटा ई के पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा। तो 10th में देखो क्या दिया हुआ है, P इज प्रेशर, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब देख लो ये नई चीज आ गई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या करोगे अब तुम लोग? ऐसे ऐसे टर्म ले आ रहे हैं। नहीं नहीं, सुसाइड क्यों करेगा भाई सानिध्य, कैसी बातें कर रहा है? जेड इज ए डिस्टेंस एंड थीटा इज टेम्परेचर। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बीटा पूछा गया है।
वेरी गुड, ये श्रेष्ठ ने एकदम सही बात की कि जब नहीं समझ आएगा तो डाउट पूछेंगे। मॉड्यूल तो यार ग्रेविटी में ही बना है, लेकिन वही है कि थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट भी हो जाता है, कई कई बार नहीं ध्यान देते हैं तो। अब बच्चों देखो यहाँ पर आपको ये मैंने बताया था कि जैसे e के पावर x हुआ, tan x हुआ। हाँ एक्चुअल में होम ओम, ये सही बात है कि ये चैप्टर लास्ट में पढ़ाना चाहिए। लास्ट में अगर पढ़ाता तो आपको ये बहुत इजी लगता। अभी भी वैसे इजी लग रहा होगा, लेकिन लास्ट में एकदम इजी लगता। सब टर्म्स आपको पता रहते ना। या फिर एल एन एक्स हुआ, तो ये जो भी होंगे इसके अंदर ये जो आर्गुमेंट्स होते हैं ये सब डायमेंशन लेस होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए ना। अल्फा जेड अपॉन के थीटा, ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया। तो इसका मतलब हमारा अल्फा जेड का जो डायमेंशन होना चाहिए वही के थीटा का डायमेंशन होना चाहिए ना, वही के थीटा का डायमेंशन होगा। तभी ना दोनों का डायमेंशन ऊपर नीचे से कट जाएगा और ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। जो ऊपर का डायमेंशन वही नीचे का डायमेंशन, तो ये दोनों कट जाएंगे। है कि नहीं बच्चों। तो इसका मतलब अल्फा का डायमेंशन निकालना है तो आप क्या करोगे, के थीटा अपॉन में जेड का डायमेंशन ना, जेड को इधर कर लिया। अब अब आपको अगर के पता होता, थीटा पता होता और जेड पता होता तो हो जाएगा काम। अब के का डायमेंशन कैसे निकालोगे, माइनस का कुछ नहीं होता साक्षी ना, माइनस प्लस तो बस साइन है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। कोई चीज को प्लस करो या माइनस, उसके लिए उसका कोई डायमेंशन लेने की जरूरत है। तो अब देखो, थीटा तो आपको पता है, थीटा टेम्परेचर है, जेड डिस्टेंस है, बस के आपको देखना है। तो के के लिए कोई भी एक आपको इससे रिलेटेड कोई अगर फॉर्मूला पता हो तो अपना काम हो जाएगा। तो देखो हम लोग आगे एक पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल है कोई गैस का और वो मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, C/2 kT ना। ऐसे हम आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो वही सब अभी पढ़ा नहीं है इसलिए आपको दिक्कतें आ रही हैं। C/2 kT, जहाँ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब इधर एनर्जी है ना, तो के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन से टेम्परेचर का डायमेंशन डिवाइड कर दोगे। लिख दिया है क्या ब्रैकेट में। अच्छा, क्वेश्चन में नीचे लिख भी दिया है, अटेम्प्ट आफ्टर हीट ट्रांसफर। समझदार है, देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये मॉड्यूल देखो ग्रेविटी में बना है, एक एक बात का ध्यान रखा गया है। तुम लोग मजाक उड़ा रहे थे अभी मॉड्यूल का। ठीक है बच्चों, तो मान लो अब इतना डिस्कस कर ही लिया है तो कर ही देना सॉल्व। काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ये टी इज टेम्परेचर, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और के इज काइनेटिक एनर्जी। तो आ जाएगा, के का डायमेंशन आ जाएगा, थीटा का डायमेंशन, थीटा मतलब टेम्परेचर दिया है यहाँ पे वो पता है, जेड डिस्टेंस है तो अल्फा आ जाएगा। अब अगर अल्फा का डायमेंशन आ गया, अब यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, ई के पावर एक्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, एल एन एक्स साइन एक्स इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ये पूरा डायमेंशन लेस है। तो अब प्रेशर का डायमेंशन किसके बराबर होगा, इसके डायमेंशन के ही बराबर होगा ना, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस होगा।
सुबह उठते ही यही पर। देखो बच्चों, ये प्रेशर का डायमेंशन बराबर होगा अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन ना, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा डायमेंशन लेस है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? अब आपने देखो यहां से अल्फा का डायमेंशन तो निकाल लिया होगा, अल्फा का डायमेंशन आ गया, तो बीटा का डायमेंशन अब कैसे निकालोगे? आपको पता है कि प्रेशर का डायमेंशन बराबर होगा अल्फा और बीटा के डायमेंशन के, अल्फा बाई बीटा के डायमेंशन। बीटा अल्फा का आपने निकाल लिया है ना, बीटा का तो भी निकालना है। तो बीटा का डायमेंशन कितना हो जाएगा? अल्फा का डायमेंशन अपॉन में प्रेशर का डायमेंशन। ठीक है बच्चों, अरे नहीं नहीं सानिध्य यार, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी थोड़ा पढ़ा नहीं है। इतनी छोटी छोटी बातों पे तू ऐसी बातें करेगा? फिर मेरे सानिध्य में रहने का क्या फायदा हुआ? तू ऐसी बातें अगर करेगा सानिध्य यार, ये सही बात नहीं है। ये समझ आया सभी को? तो हो गए सारे डाउट, अब आगे पढ़ा जाए। हाँ, इस संडे को यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर का टेस्ट रहेगा ना, अभी क्लास के लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे ना। क्या? ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं ना, लास्ट में हम लोग टेस्ट का डिस्कशन कर लेंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? लास्ट टाइम हम लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस से स्टार्ट किया था। डायमेंशन एनालिसिस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड था ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या क्या था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। फिर इसका हमने यूज करना देखा था। तो पहला क्या यूज था इसका? टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला, जो भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया वो सही है या नहीं, ये हम चेक कर सकते थे। फिर सेकंड था टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने किया था ना। तो लास्ट टाइम हमने इस पे एक क्वेश्चन किया था, फिर और क्वेश्चन
कराना था, लेकिन अब होमवर्क दे दिया, उसी में डिस्कशन हो गया, तो अब और क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। थोड़ा सा एक्चुअली लास्ट टाइम क्वेश्चन हो नहीं पाया था और पहले ही होमवर्क दे दिया, तो थोड़ा सा इसलिए ज्यादा डाउट डिस्कस करना पड़ गया। फिर तीसरा था इसका यूज टू चेंज यूनिट। तीसरा इसका हम लोग यूज कर सकते हैं यूनिट चेंज करने के लिए। तो अब देखो इसमें तीसरा एप्लीकेशन में हेडिंग डालू टू चेंज, इसका यूज क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का, तो यूनिट चेंज करने के लिए भी हम कर सकते हैं। तो अब देखो इसमें यूनिट चेंज करने में हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि यूनिट चेंज करना होता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, n1u1 इक्वल टू n2u2। अब मान लो ये यूनिट जो है उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, m1 के पावर a है, l1 के पावर b है, और टाइम के पावर c है। यूनिट चेंज करने से क्या जो पावर होता है यूनिट का वो चेंज हो जाता है। जैसे वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो अगर मैं इसको सीजीएस में लिखूंगा तो सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखूंगा, ये पावर तो उतना ही रहेगा ना। क्या यूनिट चेंज करने से पावर चेंज होता है? जो भी मीटर पर सेकेंड है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा? वो तो होगा नहीं, वही वो तो सेम ही रहेगा। तो मान लो आपने नए यूनिट में लिखा जब, तो m की जगह m2 हो गया, m1 की जगह m2 हो गया, लेकिन पावर सेम रहेगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे यूनिट चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला बना सकते हो m1 बाई, हाँ सिद्धि नोट करना है ना। आप ऐसे करके यूनिट चेंज करने के लिए भी यूज कर सकते हो। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं फिर नोट करो ना। जैसे कोई एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं जो आपने ऑलरेडी किया हो ना। जैसे हमने पता है कि 1 न्यूटन को अगर हम डाइन में चेंज करें, तो मान लो कुछ एक्स डाइन आया, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं ऐसे फॉर्मूले से, n1u1 इक्वल टू n2u2, दोनों साइड का यूनिट लिखते थे, याद है पीछे किया था। डायमेंशन में भी वही सेम ही काम करते हैं, बस लिखने का तरीका ऐसे कर देते हैं डायमेंशन के टर्म में। तो हमें n2 निकालना है ना, ये हमारा n1 है और ये n2 निकालना है। यहाँ पे n1 भी आगे था ना, n1 रह गया था। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे m1 बाई m2 पावर में a, l1 बाई l2 पावर में b, t1 बाई t2 पावर में c। अब देखो आपको फोर्स की बात हो रही है, जब फोर्स की बात हो रही है तो फोर्स के लिए आप डायमेंशन क्या लिखते हो, m l t-2, ये लिखते हो ना। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब m इंटू l t-2। तो इसका मतलब देखो ए का m का पावर कितना है, m का पावर है 1, l का पावर है 1 और t का पावर है -2 ना। तो ये आपको पावर की वैल्यू पता है, तो यहाँ ए बी सी की जगह वो पावर लिख दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, n2 इक्वल टू n1। n1 कितना आपको बोला गया है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ n1 की जगह 1, m1 बाई m2 पावर में ए मतलब 1। हाँ c -2 है, हाँ यहाँ पे
एल वाला भी पावर 1 है ना, बी का भी वैल्यू 1 है, इधर T1/T2 पावर में -2। अब आप पुराने वाले यूनिट और नए वाले यूनिट में M1 L1 T1 सबकी वैल्यू डाल दो। पुराने वाले यूनिट में M1 मतलब क्या था, 1 kg था, और नए वाले में M2 मतलब 1 ग्राम है ना, तो इन सब की वैल्यू डाल दो। पुराने वाले यूनिट में SI यूनिट में लेंथ मतलब 1 मीटर होता था, और L2 मतलब 1 सेंटीमीटर है, और T1 टाइम तो 1 सेकेंड ही रहता है CGS में भी और SI में भी। तो अब ये सब वैल्यू डाल दो, मतलब काम वही कर रहे हो, बस आप डायमेंशन पहले लिख दो, बाद में वैल्यू लिख दो। तो यहाँ पे ऊपर 1 kg है, नीचे 1 ग्राम है। तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे कट करोगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा, यहाँ पे कट करोगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। तो फिर आप लिख दोगे यहाँ पे 10⁻³ इंटू 10⁻², 10⁻5। ठीक है बच्चों, मतलब डायमेंशन में बस आप पहले यूनिट कन्वर्जन में फॉर्मूला वही लगा रहे हो, N1U1 बराबर N2U2, बस उसमें पहले डायमेंशन लिखते हो, फिर उसको वैल्यू डालते हो। समझ आया बच्चों क्या बोल रहा हूँ? तो ये नोट करो, इस पे और 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ। तो मतलब डायमेंशन एनालिसिस में हमें आपको फॉर्मूला बता दिया है, N2 = N1, M1/M2 पावर में A, L1/L2 पावर में B, और T1/T2 पावर में C। तो अब आप ABC की वैल्यू देखो पहले कितनी है, डायमेंशन लिख के, फिर M1 M2 का रेशियो की वैल्यू डालो तो चेंज हो जाएगा। आज कॉफी हो गया भाई, अब ब्रेकफास्ट चल रहा है तो इसलिए कैमरा बंद करना पड़ता है बीच बीच में। एक तो तुम लोग लिखने में टाइम ही नहीं ले रहे हो यार, लिखते ही लिख देते हो, ब्रेकफास्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। थोड़ा आराम से लिखो भाई।
इतनी जल्दी कहाँ है। तो देखो बच्चों, आप डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायमेंशन एनालिसिस में। बस आप डायमेंशन को देख करके ये एबीसी की वैल्यू डालो, फिर M1 M2 L1 L2 T1 T2 का रेशियो डालो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छी बात है, लिखो साथ साथ। बस थोड़ी दिक्कत होती है स्टार्टिंग में ब्रेकफास्ट के टाइम में, बाकी तो अच्छी बात है ये। तो अब देखो ना, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसलिए एक और हम लोग कर लेते हैं। जैसे हमने 1 जूल को चेंज किया था अर्ग में, तो एक्स की वैल्यू निकाली थी। तो हम लोग अब आगे से अब जब करेंगे तो आप ऐसे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब N2 की वैल्यू निकालनी है। N1 हमारा 1 जूल है, और यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे M1/M2 पावर में A, L1/L2 पावर में B, T1/T2 पावर में C। अब हमें पता है कि जूल मतलब एनर्जी ना, वर्क। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, M L T-2। मेरे मजाक के लिए भी सिद्धि दिमाग लगता है। अब तू आज पता नहीं बादाम खाई है कि नहीं, तू समझ ही नहीं पा रही है मजाक हो रहा है या नहीं। ऐसे नॉर्मल लोग नहीं समझ पाएंगे मेरे मजाक को सिद्धि। तो अब देखो क्या है यहाँ पर, खाने के बाद भी ये हालत चल रही है, ओवरडोज हो गया लग रहा है, सही बात। तो बच्चों अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, आप इनके पावर की वैल्यू देख लो। ए की वैल्यू कितनी है, 1, बी की वैल्यू है 2, और टी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, सॉरी, -2। अब ये वैल्यू डालो, और साथ में M1 की जगह क्या लिख दोगे, 1 kg, और M2 की जगह 1 ग्राम। L1 की जगह हो जाएगा 1 मीटर, और L2 की जगह हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। हाँ क्रिस, पता नहीं उस पे एक्सपायरी का तो क्या है, बट कई लोग क्या है ना, वो सींग दाना होता है ना, सिंग दाना, उसको भी बादाम बोलते हैं। पता नहीं सिद्धि किसको समझ रही है। पीनट्स को, हाँ, पीनट्स को भी ना, नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो उधर बोलते हैं चिनिया बादाम, या बादाम भी बोलते हैं कई बार। तो पता नहीं ये बादाम की जगह क्या खा रही है। सानिध्य समझता है ना, सानिध्य को पता होगा कि उधर क्या बोलते हैं। मूंगफली भी बोलते हैं, लेकिन बादाम भी बोलते हैं। सानिध्य देखो बताएगा, सानिध्या भी बता सकती है। वहां नॉर्मली तुम कहीं भी बोलोगे बादाम दे दो तो तुम वो सिंग दाना ही देंगे। अच्छा, तू भी नॉर्थ इंडिया से है, तो तू गया है, रहा है कि नहीं पता नहीं। मूंगफली तो बोलते ही है, मूंगफली तो बोलते ही है, लेकिन नॉर्मली सिद्धि नाराज होने लग जाती है। बादाम ही है सर, क्या मजाक उड़ा रहे हो आप असली बादाम का। अरे मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, नाम ही है उधर, मैं ये बता रहा हूँ। हाँ वो तो यार आलमंड वगैरह तो थोड़ा इंग्लिश हो गया ना। अब सिद्धि से ये बातें नहीं कर सकते ना, सिद्धि कहाँ है, गावटी लड़की है, उससे क्या हम बोले कि
आलमंड वगैरह ये सब ऊपर से चला जाएगा। सिद्धि मेरे को पकड़ के एक बार पीटने वाली है, कुछ भी बोलते हैं सर मुझे। नहीं, सिद्धि क्या है कि बहुत अच्छी है, उसका थोड़ा बहुत मजाक भी कर लो तो बुरा नहीं मानती है, बस वो चक्कर है, इसलिए मैं मजाक कर देता हूँ सिद्धि के साथ। सिद्धि बुरा तो नहीं माना ना मैंने, गावटी बोल दिया तो। गावटी बोलने में बुरा मानने वाली क्या बात है, अपन गांव के हैं तो गावटी तो बोल ही सकते हैं। नहीं नहीं, सिद्धि अब मुझे पेड़े नहीं खाना है, मैंने पेड़े खा लिए, अब दोबारा मुझे पेड़े नहीं खाना है। अब पता नहीं सिद्धि पेड़े खिलाने की जगह इस बार पता नहीं क्या बादाम वादाम लेके आएगी खिलाने के लिए। तो अब बच्चों ये वैल्यू हम लोग डाल देंगे। ये बात तो सही बोल रहे हो ईशान यार, की सिद्धि तो सोचती होगी कि अब 100% आ गए हैं, अब तो एटलीस्ट कोई मेरे बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता है। वैसे सिद्धि तुझे बुरा तो नहीं लगा ना, तूने बताया नहीं, गावटी बोलने पे बुरा तो नहीं मानी ना। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए कि कितनी भी बेइज्जती की जाए बुरा नहीं लगता है। वेरी गुड सिद्धि। तो अब हम लोग ये वैल्यू रख देंगे। नहीं नहीं शांतनु, पिटना है क्या तुझे? सिद्धि बहुत पीटेगी, तू ऐसी बातें मत कर भाई, कभी कभी बोल दिया ठीक है, हमेशा नहीं बोल सकते। अरे 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 अरे, क्या कर रहे हो तुम? तहलका मचा दिया। अरे यार डांटा नहीं मैंने भाई। मेरी बेबी आकर के एकदम तहलका मचा दी, जंपिंग जंपिंग शुरू हो गया, और बोल भी नहीं सकते कि क्या किया तुमने, ये तुरंत रोना शुरू हो जाएगा। तो एक बार बोलना भी पड़ता है, और साथ में ये भी कि भाई डांट नहीं रहे हैं। तो अब बच्चों यहाँ पे बस वैल्यू डाल देते हैं। हाँ ये बात है, ये गर्ल्स पावर वाले फैक्टर आ गया, उसको बुरा लग गया कि कैसे बोल दिया। तो ये भाई M1 M2 का रेशियो डाल देंगे, 1 kg अपॉन में 1 ग्राम, और ए की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 मीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर, पावर में 2, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर में -2। हाँ अब बस हो जाएगा, यहाँ पे कट करेंगे 10 के पावर 3, कट करेंगे 10 के पावर 2, तो 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 2 का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 7। समझो, मतलब वही काम है जो आप यूनिट डायमेंशन में, यूनिट में करते थे, वैसे ही करो, या ऐसे फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों।
अब ये नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन करता हूं जिसमें जैसे इलुस्ट्रेशन 10 टाइप के क्वेश्चन थे, वो कैसे करते हैं वो बताता हूँ, या फिर इन टेक्स्ट 1 में जो 3 वाला क्वेश्चन था उस टाइप के लिए। हाँ हाँ, अनम्यूट करो श्रेष्ठ। सर आवाज आ रही है? एकदम अच्छी आवाज आ रही है, बताओ। तो वो जो फॉर्मूला है उसमें जैसे m1/m2 टू द पावर a है, तो हम हाँ लोग हाँ, पावर को मतलब m, जैसे a को l के ऊपर पावर दिया तो नहीं चलता है ना वैसा सर? देखो हर एक के ऊपर पावर आएगा ना। एम के वाले टर्म के ऊपर अलग पावर है, एल वाले के ऊपर अलग, टी वाले के ऊपर अलग। और ये पावर कौन से वाले हैं? इनके डायमेंशन फॉर्मूले वाले पावर है। एम का पावर जैसे 1 है तो ये 1 यहाँ पे डालना है। एल का पावर 2 है तो वो यहाँ डालना है। टी वाला पावर टी वाली जगह डालना है। तो समझा सर। कुछ भी ऐसा पावर मान लिया ए बी सी, और फिर डायमेंशन वाले डायमेंशन लिख करके वहां से फॉर्मूला देख करके ए बी सी की वैल्यू डाल दी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ पे देखो अब हम लोग जैसे कई बार क्या करते हैं कि अपना जो एसआई यूनिट सिस्टम है उसको फॉलो ना करके एक नया यूनिट सिस्टम बना लेते हैं ना। जैसे मान लो हमने बोला कि भाई हम लेंथ का, अब जो यूनिट होगा 1 मीटर ना हो करके 10 मीटर होगा। टाइम के लिए 1 सेकेंड ना हो करके मान लो 1 मिनट होगा। कुछ भी हमने नया यूनिट सिस्टम बना दिया, 1 मिनट होगा। और मास मान लो 1 kg अभी तक रहता था ना, तो 1 kg के जगह मान लो हमने मान लिया कि 5 kg। अब ऐसा ही नए फंडामेंटल यूनिट सिस्टम में मास का यूनिट 5 kg बोलना है। 5 के मल्टीपल में, मतलब 5 से कंपेयर करके अब आपको मास बताना है। तो अगर हम एक नए यूनिट सिस्टम में लेंथ का नया यूनिट 10 मीटर मान रहे हैं, टाइम का नया यूनिट 1 मीटर और मास का नया यूनिट 5 kg, तो अगर पुराने यूनिट सिस्टम में 10 न्यूटन को ही फोर्स की वैल्यू आई, तो इस 10 न्यूटन की वैल्यू नए यूनिट सिस्टम में कितनी होगी हमें वो बतानी है। फाइंड वैल्यू ऑफ 10 न्यूटन इन न्यू यूनिट सिस्टम। समझ आया बच्चों? तो एक बार आप ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। यार मैं फिजिक्स की क्लास का टाइम चाह रहा हूँ 15 मिनट बढ़ा देता हूँ, 8 से 10 कर देता हूँ ना। बैच 2 वालों का भी अब क्लास तो सब खत्म हो गया है। जो पुराना बैकलॉग था वो सब हो गया है ना, कोई लोड नहीं रहेगा। आज नहीं, आज नहीं एक्सटेंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से ऐसा करूंगा ना, सर की क्लास 15 मिनट आगे कर दूंगा। आज नहीं करने वाला, अगली क्लास से वो पहले से टाइम दूंगा, फिर करना है। हाँ, या तो 8 की जगह 15 मिनट पहले स्टार्ट कर देता हूँ, वो भी सही है। देखता हूँ ना, कुछ ऐसा कर लेते हैं, या 8 से 10 ही रखते हैं। ऐसा बताता हूँ, मैं टाइम टेबल रिवाइज करके भिजवाता हूँ, अगली क्लास से करेंगे। धीमे धीमे तुम लोग का स्पीड बढ़ता जाएगा ना। शुरू में हम लोग थोड़ा स्लो चलते हैं, फिर धीमे धीमे स्पीड बढ़ाते हैं जब तुम लोग थोड़ा सा सही से टच में आ जाते हो। ठीक है सिद्धि,
20 मिनट कहीं आधा घंटा कर देता हूँ, 8 से 10, फिर 10:30 से 12:30 ऐसे कर देता हूँ। 12:30 नहीं, उस सर का तो केमिस्ट्री का क्लास 1 घंटे 45 मिनट का ही है। थोड़ा अंकित बीच में ब्रेक मिल जाएगा तो आई पे स्ट्रेस थोड़ा सा सही रहता है ना, ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। आधा घंटा ब्रेक अच्छा रहता है, थोड़ा आई में थोड़ा आई ड्रॉप वगैरह डाल के थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लो, फिर अगली क्लास अटेंड करो। या तो एक काम करते हैं, इस वीक तो अब टाइम टेबल बन गया है तो यही चलने देते हैं, नेक्स्ट वीक से चेंज करूंगा ना। नेक्स्ट वीक से सारे क्लासेस या तो 2-2 घंटे के कर देते हैं, 1 घंटे 45 मिनट की जगह, क्योंकि अब हो गया तुम लोग को आए हुए 2-3 महीने हो गए हैं, तो अब तुम लोग थोड़ा सा टच में आ चुके हो, अब थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं। कुछ दिनों बाद फिर नंबर ऑफ क्लास भी बढ़ाएंगे ना, 3-3 क्लास अभी हो रही, बाद में 4-4 क्लास कर देंगे हर सब्जेक्ट की। अब टाइम पहले बढ़ा लेते हैं, फिर नंबर ऑफ क्लास बढ़ाएंगे। तो ये हो गया बच्चों। तो डायमेंशन फॉर्मूले वाले उससे जा सकते हैं ना। एक तो हम लोग डायमेंशन फॉर्मूले से जा सकते हैं, n2 इक्वल टू m1, m1 बाई m2 पावर में a, l1 बाई l2 पावर में b, t1 बाई t2 पावर में c। और हमें पता है फोर्स की बात हो रही है, फोर्स की बात हो रही है अगर, तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखकर ए बी सी देख लेते हैं। F मतलब ml t-2, मतलब A की वैल्यू कितनी है 1, L की वैल्यू भी 1, और सॉरी B की वैल्यू, और C की वैल्यू -2। तो ये सारी वैल्यू लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ N1 कितना है आपको 10 न्यूटन दिया है ना, तो यहाँ 10 लिख दोगे। M1 कितना होगा 1 kg, और नया यूनिट सिस्टम में M2 कितना है 5 kg पावर में A। L1 कितना है 1 मीटर। पुराने यूनिट सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती थी 1 मीटर, नए यूनिट सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या है 10 मीटर। B का पावर है 1। नए पुराने यूनिट सिस्टम में T1 मतलब 1 सेकेंड होता था, अभी कितना है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, पावर में -2। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप कोई नया यूनिट सिस्टम बनाओगे तो आप कैसे सोचोगे, तो जो भी है M2 L2 T2 है, उनको उनकी वैल्यू डाल दो बस, जो भी है, और पुराना M1 है L1 T1 की वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर दो। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, 1 kg से kg कट जाएगा, यहाँ पे केवल 5 बचेगा। मीटर से मीटर कट जाएगा, यहाँ केवल 10 बचेगा। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर 60 का स्क्वायर आ जाएगा ना, पावर में -2 है तो 1/60 ऊपर आके 60 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये हो जाएगा हमारा 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे 1/5, और यहाँ पे 60 इंटू 60। तो नए यूनिट सिस्टम में 720 आया ना, 10 न्यूटन बराबर है नए यूनिट सिस्टम में 720 के। तो एक तो आप ऐसे डायमेंशन का यूज करके लिख सकते थे, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे जो फॉर्मूला होता था वो भी कर सकते थे, एक ही चीज है दोनों चीज। आप ऐसे लगा सकते थे N1 U1 इक्वल टू N2 U2,
ना, N1 मतलब 10 न्यूटन है, और यूनिट क्या होगा, न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। N2 निकालना है। नए यूनिट सिस्टम में केजी की जगह कितना लेना है, 5 kg। ये पावर समझ लो सेम रहेगा ना, पावर चेंज नहीं होता। नए यूनिट में मीटर कितना है, 10 मीटर, और सेकेंड कितना है, 60 सेकेंड। समझ आ रहा है? जो भी केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर था, आपने जो भी नई वैल्यू वो डाल दी ना। अब इसमें केजी दोनों साइड से कट जाएगा, मीटर कट जाएगा, सेकेंड कट जाएगा ना, बाकी सबको सॉल्व कर दो। ठीक है बच्चों। अब टॉपिक वाइज टेस्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन सभी छोड़े हुए थे, इलुस्ट्रेशन 10 या फिर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 का थर्ड क्वेश्चन, वो सब अब आप कर सकते हो ना। हाँ, फॉर्मूले से थोड़ा इजी लगता है कि फॉर्मूले में एबीसी की वैल्यू डाल दो, और M1 M2 L1 L2 T1 T2 की रेशियो की वैल्यू डाल दो तो हो जाए। अब देखो नेक्स्ट क्लास में, अब मैं एक चीज इसका भी रह गया है कि डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन क्या क्या है, इसमें क्या क्या कमियां हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। फिर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर और एरर के बारे में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब सिग्निफिकेंट फिगर और एरर स्टार्ट होगा। तो मुझे याद दिला देना ना कि अभी डायमेंशन एनालिसिस के लिमिटेशन लिखाना रह गया है। टॉपिक वाइज टेस्ट में यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स में रहेगा। केमिस्ट्री और मैथ में बताओ क्या क्या रखना है। ऑर्गेनिक का लुईस में, ऑर्गेनिक में क्या रखना है। नॉमेनक्लेचर का टेस्ट हुआ कि नहीं अभी तक। आईयूपीएसी का टेस्ट हुआ है कि नहीं अभी तक। एक बार हुआ है। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का वो भी हुआ है। और इन दोनों के अलावा और कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ क्या अभी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आईयूपीएसी, मोल का भी हो गया है ना, एक बार टेस्ट मोल का हो गया है। ठीक है। तो और कोई टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इसके बाद ना। क्या है ऑर्गेनिक में न्यू टॉपिक। नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो वो एक छोटा सा टॉपिक है ना, उस पर पूरा टेस्ट तो नहीं बन पाएगा। तो एक काम करते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी और आईयूपीएसी दोनों का कंबाइन रख दें, थोड़े थोड़े क्वेश्चन दोनों से कर लेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और आईयूपीएसी, आईयूपीएसी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसमें यूएनडी में भी या तो वेक्टर भी ऐड कर देता हूं। और मैथ्स में बताओ अब। ट्रिगो प्लस लॉग। ठीक है।
ये मेडिकल वाले अपने कुछ बच्चे हैं जिनको मैं होमवर्क अभी तक ध्यान नहीं रह रहा था, मैं इससे ही दे रहा था। मेडिकल वाले जो भी बच्चे हैं वो मुझे याद दिला दिया करो होमवर्क देने के टाइम में ना, ताकि तुम लोग के मॉड्यूल से भी होमवर्क दे दिया करो। मेडिकल वाले बच्चों के लिए होमवर्क के टाइम मुझे एक बार याद दिला दिया करो ना कि तुम लोग के मॉड्यूल से होमवर्क तुम लोग को भी दे दूं अलग से। ठीक है बच्चों, आज तो कोई होमवर्क नहीं है। एक सेकेंड देखो, एक्सरसाइज 1 से दे सकता हूँ क्या? एक्सरसाइज 1 से आप ट्राई कर सकते हो ना। एक्सरसाइज 1 से होमवर्क देख लो। होमवर्क में एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 16। अभी ये फाइनल है सिलेबस ना, अभी इसमें कोई दिमाग नहीं लगाओ। मेडिकल वाले बच्चा है कोई अभी इसमें? मेडिकल वाले सब आराम आराम से रिकॉर्डिंग ही देख रहे हैं क्या? ठीक है बच्चों, फिर अब क्लोज करता हूँ। ये होमवर्क है भाई, एक्सरसाइज 1 से 1 to 16। ठीक है बच्चों, अब क्लोज कर रहा हूँ। बाय एवरीवन।